Hello students, welcome back to another session of History French Revolution. तो students last lecture में हमने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में पढ़ा जो लीडर था जेकोबिन क्लब का. बराबर students, फिर हमने देखा कि reign of terror 1793 to 94 is referred to as reign of terror, was referred to as reign of terror, correct? Because वहां पर जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रूल करता था students वो बहुत ही punished kind of था, बोल सकते बहुत ही cruel रूल था, जिसकी वजह से उसके जो फॉलोवर्स थे वो भी क्या हो गए स्टूडेंट्स, उसके अपोजिशन में चले गए एंड उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया. क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहले हमने देखा था लुइस 16 रूल कर रहा था, फिर उसको हटा के कौन आया? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. क्लियर? उसने बहुत अच्छा एक काम किया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा चेंज करके वोटिंग राइट्स जो है एक्सटेंड कर दिया. ऑल मेन अबाउट 21 years of age will have right to vote. बराबर स्टूडेंट्स, एक अच्छा काम हुआ यहाँ पर एंड वो बोल सकते लोअर सेक्शंस के लिए फाइट कर रहा था, ये भी एक अच्छा काम है. फिर स्टूडेंट्स अब इसकी डेथ हो गई, इसको भी गिलोटाइन कर दिया, करेक्ट? तो इसके बाद अब रूल कौन करेगा? तो यहाँ हम देखेंगे जैसे जेकोबिन गवर्नमेंट गई, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का रूल गया स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो मिडिल क्लास जो है उन्होंने पावर अक्वायर कर लिया, सीज कर लिया ये कैसे. तो जेकोबिन गवर्नमेंट के बाद किसने पावर सीज किया स्टूडेंट्स? मिडिल क्लास, बिकॉज मिडिल क्लास ही स्ट्रगल कर रहा था ना स्टूडेंट्स, तो मिडिल क्लास ने पावर अक्वायर कर लिया. अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये डायग्राम के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है. पहले मैं यही समझा लूंगी फिर आप यहाँ देखेंगे. तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास जब पावर में आ चुका है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मिडिल क्लास वालों ने स्टूडेंट्स. एंड मिडिल क्लास वालों ने, वो भी हम बोल सकते हैं कि प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास, दैट इज यू कैन से टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, फिर लॉयर्स, ये सब ने मिलकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड वोटिंग राइट्स चेंज कर दिया. पहले क्या था जेकोबिन के टाइम पे? अबाउट 21 years ऑल मेन, करेक्ट, वेदर द पर्सन इज पुअर और रिच. लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया एंड वोटिंग राइट्स चेंज किया. उसमें क्या बताया? ओनली प्रॉपर्टी सेक्शन के जो पीपल है, those who have property will have right to vote, correct, and those who do not have property will not vote. ये उन्होंने एक चेंजेस किया कॉन्स्टिट्यूशन में. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपॉइंट किए. क्लियर? दो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपॉइंट किए, दैट इज फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हो. तो एक काउंसिल में बहुत सारे मिनिस्टर्स, सेकंड काउंसिल में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये दो काउंसिल ने फिर किसको इलेक्ट किया? एक डायरेक्टरी को इलेक्ट किया. डायरेक्टरी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, करेक्ट, ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव बोल सकते हो. तो 5 एग्जीक्यूटिव थे इसमें एंड उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई. जैसे कि एग्जांपल दूं मैं अगर आपको, एक कमीशन, एक कमिटी बनाई है, कमिटी पकड़ लो एग्जांपल आप, एक कमिटी जिसमें 5 मेंबर्स, एक चेयरमैन है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक प्रेसिडेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक फाइनेंशियल मिनिस्टर है उसमें, एक्सेट्रा. तो ऐसे 5 एग्जीक्यूटिव की एक कमेटी बनी. बराबर? तो यहाँ पर डायरेक्टरी क्या थी स्टूडेंट्स? 5 एग्जीक्यूटिव जो है उसकी एक कमेटी बन गई. एंड इसको किसने अपॉइंट किया था स्टूडेंट्स? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो दो थे उसने अपॉइंट किया था. यहाँ पर आपको डायग्राम दिखेगा, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, दे अपॉइंटेड डायरेक्टरी, करेक्ट. अब क्या होता था पता है स्टूडेंट्स? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, डायरेक्टरी आपस में इतना झगड़ते थे कि उन लोग कभी एक साथ आ ही नहीं पाते थे, यूनाइट ही नहीं हो पाते थे. अगर यूनाइट नहीं होंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? क्या वो जीत पाएंगे? कभी कभी नहीं जीत पाएंगे. तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स ये दोनों सेम कॉज नहीं ला पाए, मतलब कोई भी डिसीजंस में इन लोग साथ में नहीं थे, डायरेक्टरी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. भले लेजिस्लेटिव ने अपॉइंट किया था, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर ये दोनों कभी साथ मिलकर कोई डिसीजन नहीं लेते थे, करेक्ट. इनका झगड़ा होते रहता था अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से हमेशा क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने डायरेक्टरी को निकाल दिया. डायरेक्टरी ने बोल सकते हो घड़ी घड़ी डायरेक्टरी चेंज हो रही थी, तो ये कभी इनके क्लैशेस खत्म ही नहीं हो रहे थे. तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स एक नया डिक्टेटर अराइज हुआ यहाँ पर, जिसका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट. बराबर? क्या नाम है स्टूडेंट्स? नेपोलियन बोनापार्ट. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एक डिक्टेटर अराइज हो गया. अगर ये दोनों क्लैशेस नहीं करते एंड अच्छे से गवर्नमेंट चलाते तो क्या होता स्टूडेंट्स? नेपोलियन नहीं आ पाता. लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पर क्लैशेस है, नेपोलियन बोनापार्ट डिक्टेटर अराइज हो गया, मतलब वो डिक्टेटर बन गया. तो अब देख लेते हैं यहाँ पर, द फॉल ऑफ जेकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर, दैट इज टू एक्वायर पावर. A new constitution was introduced which denied the vote to non-property sections of society.
It provided for 2 elected legislative council. Clear students? तो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने क्या किया, दैट डिनाइड, उसने डिनाई कर दिया कि वोट किसको नहीं मिलेगा, नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस को वोट करने का राइट्स नहीं मिलेगा. इट प्रोवाइडेड फॉर 2 लेजिस्लेटिव इलेक्टेड काउंसिल्स. अब उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये मिडिल क्लास ने 2 काउंसिल्स को इलेक्ट किया, बराबर जैसे हमारे यहाँ पर हम लोकसभा राज्यसभा 2 काउंसिल्स को इलेक्ट करते हैं, वैसे ही वहां के लोगों ने, मिडिल क्लास ने 2 काउंसिल को इलेक्ट किया, दैट इज फर्स्ट लेजिस्लेटिव एंड सेकंड लेजिस्लेटिव. अब ये 2 लेजिस्लेटिव ने डायरेक्टरी अपॉइंट की. These then appointed a directory. An executive made up of 5 members, बराबर, that is 5 मिनिस्टर वाला एक executive. This was meant as a safeguard against the concentration of power in one man executive as under Jacobin. अब स्टूडेंट्स ये क्यों ऐसा किया कि 5 मेंबर्स, पहले 2 लेजिस्लेटिव बनाए अपॉइंट किए, फिर एक डायरेक्टरी अपॉइंट किया जिसपे 5 मेंबर्स थे, तो इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है? क्यों स्टूडेंट जरूरत है, क्यों पता है? जैसे हमने जेकबिन के टाइम पे देखा, तो जेकबिन के टाइम पे कौन था? सिर्फ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. लुइस 16 के टाइम पे कौन था? सिर्फ लुइस 16. तो पावर किसके पास था स्टूडेंट्स? ये दोनों इंडिविजुअल के पास ही था. तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो फ्रांस की पीपल जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतने सारे लोगों को पावर्स देके रखे थोड़े थोड़े, बराबर, ताकि कोई भी अनलिमिटेड पावर ना एक्सरसाइज करे, ना किसी एक पर्सन के हाथ में अनलिमिटेड पावर हो. समझा स्टूडेंट्स? अगर यहाँ पर हम देखेंगे लुइस 16 होता एंड सब पावर्स को दे दिया तो क्या होगा, वो मिसयूज करेगा. लेकिन यहाँ पर तो देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेकेंड है, फर्स्ट है, डायरेक्टरी है, उसमें एग्जीक्यूटिव्स है, तो यहाँ पर पावर डिवाइड हो चुके हैं. तो किसी एक पर्सन के हाथ में 100% पावर नहीं है. However, the directors often clashed with legislative councils who then sought to dismiss them. क्लियर? डायरेक्टर्स हमेशा किसके साथ मारामारी करते थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल से, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल हमेशा उनको निकाल देता था, डिसमिस कर देता था, मतलब उनकी मीटिंग अटेंड नहीं करता था, उनको निकाल देता था. The instability of the directory paved the way for the rise of military dictators. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने क्या किया, ये डायरेक्टरी को निकाल दिया, मतलब 5 मेंबर्स निकल गए, दूसरे को इलेक्ट किया, दूसरों को इलेक्ट किया, उनको भी निकाल दिया, बिकॉज इनका किसी के साथ नहीं बनता था, जिसकी वजह से ये डायरेक्टरी एंड इनके बीच की इंस्टेबिलिटीज की वजह से एक डिक्टेटर अराइज हुआ, जिसका नाम क्या था? वो नेपोलियन बोनापार्ट. Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before law, of fraternity remained inspiring ideals that motivated political free movements in France and rest of Europe during following centuries. अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे चेंजेस जो थी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, पहले डिक्टेटर था एक्सेट्रा हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ, बराबर. तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को फ्रीडम मिली थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एक्सेट्रा, करेक्ट. तो अब जब हम देखेंगे कि बोनापार्ट आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो रही है. तो लेट्स सी क्या होता है. Did women have a revolution? अब स्टूडेंट्स हम वुमेन की बात करेंगे. We will talk about women because हमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन कई बार हमने ये नहीं पढ़ा कि वुमेन जो है वो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे रेवोल्यूशन. तो कैसे थी? लेट्स सी. From the very beginning, women were active participants in the events which brought so many important changes in French society. Students, हम बोलते हैं ना कि अगर घर में फीमेल हो तो वो घर में एजुकेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिटरेसी आती है स्टूडेंट्स, बराबर. सो घर में वुमेन का होना बहुत जरूरी है. तो अगर हमारे सोसाइटी में इतनी सारी वुमेन है तो क्या होगा? चेंजेस तो आने ही है, बराबर. तो फ्रेंच सोसाइटी में भी विद द हेल्प ऑफ वुमेन पार्टिसिपेंट्स चेंजेस बहुत सारे आए. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. अब वुमेन ने क्यों किया? वो भी शान है, वो भी खुद का सोच रहे हैं. उन्होंने बोला कि अगर वो इन्वॉल्व होंगे गवर्नमेंट, ये दैट इज कोई भी प्रोसेस में अगर वो इन्वॉल्व होंगे, कोई भी स्ट्रगल में, तो गवर्नमेंट को दिखेगा कि वुमेन भी क्या कर रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है. मिडिल क्लास को भी दिखेगा कि वुमेन का पार्टिसिपेशन अच्छा है. तो क्या केयर करेंगे उन लोग? गवर्नमेंट को फोर्स कर पाएंगे कि हाँ, हमने इतनी मेहनत की तो हमारी लाइफ भी क्या होनी चाहिए, सुधरनी चाहिए. तो मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग. करेक्ट स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वुमेन है फ्रांस की,
वो कैसे सफर कर रही थी, हाउ डिड वुमेन सफर इन फ्रांस। तो ये आंसर लिखोगे आप कि वो क्या क्या करती थी। तो वुमेन जो है थर्ड एस्टेट की, वो उनको खुद ही अर्न करना पड़ता था। क्यों स्टूडेंट, आपको पता है हमने आगे पढ़ा था कि ये जो मेंस होते हैं इनके, जब वॉर हमने डिक्लेयर किया था, बोल सकते हो फ्रांस ने जब वॉर डिक्लेयर किया था किस पे, ऑस्ट्रिया एंड रशिया पे, करेक्ट, याद आया आपको। दैट इज किंग ऑफ रशिया के साथ लुइस 16 ने नेगोशिएशंस किए थे, चुपके से प्लान बनाए थे, करेक्ट। यस, तो ये वही है। तो जब मेन जो है वो वॉर के लिए गए थे आगे, तो वुमेन को छोड़ दिया था कि उन लोग को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अब उनको घर भी चलाना है, सब कुछ करना है एंड कमाना भी है स्टूडेंट, क्लियर। तो उनको काम करना पड़ेगा जीने के लिए, वर्क फॉर लिविंग। They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits, vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the house of prosperous people. तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ सीमस्ट्रेसेस, मतलब इस्त्री करता है, बोल सकते हो कि लॉन्ड्रेसेस एंड सीमस्ट्रेसेस मतलब कपड़े इस्त्री करना एक्सेट्रा। तो यहाँ पर भी काम करते थे स्टूडेंट्स। कुछ फ्लावर्स बेचते थे, बकेट होता था बड़ा, उसमें वो फ्लावर्स रखते थे। फिर फ्रूट्स बेचते थे, वेजिटेबल्स बेचते थे मार्केट में। एंड कुछ तो स्टूडेंट्स वुमेन जो है वो बड़े बड़े डोमेस्टिक, बोल सकते हो कि बड़े बड़े कैसल्स होते हैं या फिर प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, उनके घर में एज अ डोमेस्टिक मेड काम करते थे, जैसे हमारे घर पे भी आता है ना वैसे। तो मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स किसी वुमेन के पास है ना तभी जॉब ट्रेनिंग भी नहीं थी, ना उनको एजुकेशन दिया जाता था, तो वो इलिटरेट थी स्टूडेंट्स, तो उनको जॉब भी कहाँ से मिलेगी, क्लियर। सिर्फ जो वेल्थियर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की डॉटर्स थी या फिर फीमेल्स थी, करेक्ट, उनको ही राइट्स था कि उन लोग क्या कर सके, उन लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, अच्छे से पढ़ाई करें, करेक्ट। एंड फिर जब उनका पढ़ाई हो जाता था वो नोबल्स की डॉटर्स का, तो क्या किया जाता था, अच्छा सा एक ग्रूम देखा जाता था उसके लिए एंड उसकी शादी कराई देखी जाती थी। नाउ most women did not have access to education or job training. Only daughters of nobles or wealthier members of third estate could study at convent. Convent मतलब एक English medium में पढ़ाया जाता था। After which their families arranged a marriage for them. मतलब उनके ही लेवल के लोगों के साथ, नोबल के साथ शादी करवा देते थे। अलाउड नहीं था स्टूडेंट्स लव मैरिज, दैट इज नोबल कभी थर्ड एस्टेट के साथ शादी नहीं करते थे। So working women had also to care for their families, that is cook, fetch water, queue up for bread and look after their children. So students देखो कितना सारा काम है, एक तो कमाना भी है, खाना बनाना है, पानी भरने जाना है। आप आज हमारे घर पे आप नल चालू करो तो पानी आता है, तो पहले ऐसा नहीं था स्टूडेंट, दूर जाना पड़ता था मटके लेके, वहां से पानी भर के आते थे। ब्रेड के लिए लाइन में, बड़े बड़े लाइन में खड़ा रहना पड़ता था एंड अपने बच्चों का ध्यान रखना। So their wages were lower than those of men. And कहीं पर स्टूडेंट्स, कहीं पर किसी को जॉब भी लगती है ना, कोई वुमेन को, सेम काम करते हैं मेन एंड वुमेन वहां पर, करेक्ट, लेकिन फिर भी वुमेन को सैलरी कम दी जाती थी, बिकॉज उनको माना जाता था कि उनका सोसाइटी में, बोल सकते हो कि वर्किंग एरिया में उनका कोई वैल्यू नहीं है, क्लियर स्टूडेंट्स। एंड मेन को ज्यादा वैल्यू किया जाता था आउटसाइड वर्ल्ड में, एंड वुमेन को बोला जाता था कि आपको सिर्फ 4 दीवारों के अंदर रहना है। लेकिन जब वुमेन बाहर जाती थी एंड सेम काम करती थी मेन के जितना, लेकिन फिर भी उसको वेजेस मेन से हमेशा कम दिए जाते थे। तो ये देखेंगे कि इस तरह से वुमेन जो है वो सफर कर रही थी। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमस्ट्रेसेस, लॉन्ड्रेसेस की तरह काम करते थे, वहां पर काम करते थे, फ्लावर्स बेचते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट भी उन्होंने काम किया है नोबल्स के घर में, क्लियर। उनके पास एजुकेशन नहीं होता है, ना जॉब ट्रेनिंग, सिर्फ डॉटर्स, जो नोबल्स की डॉटर्स होती थी उनको ही कॉन्वेंट में पढ़ाया जाता था एंड उसके बाद उसकी शादी करवा दी जाती थी। वुमेन को क्या करना पड़ता था, अपनी फैमिलीज का देखभाल करना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, फेच वाटर, ब्रेड के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता था एंड अपने चिल्ड्रन की देखभाल करनी पड़ती थी। एंड उनके जो वेजेस होते थे, अगर कुछ वुमेन जो है काम कर रहे हैं, उनके वेजेस बहुत ही कम होते थे एज दैट ऑफ मेन। So in order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. तो स्टूडेंट्स अभी लोग बहुत कंटाल गए कि हमारी लाइफ क्या ये लाइफ है, तो दैट इज उनके इंटरेस्ट को वॉइस करने के लिए, दैट इज बोलने के लिए उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। जैसे जेकबिन क्लब ने बनाया था ना, वैसे ही उन्होंने क्या किया यहाँ पर, उन्होंने अपने क्लब्स बनाए।
क्लियर? सो एक जो क्लब है स्टूडेंट्स, आप देखोगे वुमेन का क्लब है, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हो क्लब है एंड फेमस क्लब भी है। कैसे याद रखोगे? सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, SRRW, इसको आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो SRRW। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स ऐसे तो 60 वुमेन क्लब्स बने जो फ्रेंच सिटीज में अलग अलग एरियाज में सिचुएटेड है। तो आप समझ गए कि वुमेन जो है वो अपना इंटरेस्ट बताने के लिए या फिर बोल सकते हो डिस्कस करने के लिए कि वो क्या सफर कर रही है, उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब्स बनाने लगी, जर्नल्स लिखने लगे, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करने लगे आर्टिकल, ताकि लोग पढ़े एंड अवेयर हो जाए कि हाँ इनके साथ क्या हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो वुमेन ने क्लब्स बनाना स्टार्ट किए, 60 वुमेन ने क्लब बनाए, बोल सकते हो सॉरी 60 वुमेन्स क्लब बने, मतलब 60 क्लब्स बन गए यहाँ पर स्टूडेंट्स। एंड उसमें से जो एक था वो क्या था, SRRW, दैट इज सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। तो ये जो स्टूडेंट की सबसे बोल सकते हो पॉपुलर क्लब जो है उसकी डिमांड थी, क्या डिमांड थी कि जो मेन को पॉलिटिकल राइट्स मिल रहा है ना, वही सेम राइट्स किसको मिलने चाहिए, वुमेन को भी मिलने चाहिए। जैसे मेन को वोटिंग राइट्स था कि नहीं, अबाउट 21 इयर्स जो है वो मेन को वोटिंग राइट्स था, यस, तो वुमेन को क्यों नहीं है? तो उन्होंने सबसे पहले डिमांड की कि हमारे एनवायरमेंट, हमारे सोसाइटी में भी उतनी इज्जत होनी चाहिए जितनी मेन की है। तो मेन को वोट करने का जब राइट्स है, पॉलिटिकल राइट है, तो हमें क्यों नहीं है? तो हमें भी आप दे दो। क्लियर? तो सबसे पहला डिमांड क्या था, was one of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen. अब उनको बहुत बुरा लग गया स्टूडेंट्स, 1791 की जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पता है हमने बोला था सिर्फ एक्टिव किसको बोलते हैं, 25 इयर्स एंड अबव जो है जो टैक्स भरेंगे, 3 days ऑफ लेबरर्स वेज एक्सेट्रा, एंड वुमेन चिल्ड्रन को हमने पैसिव बोला था, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, ऐसे कैसे किया इन्होंने, हमको पैसिव बोल दिया। तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। अब उन्होंने डिमांड कर दी स्टूडेंट्स कि हमको वोटिंग राइट्स दो, हम भी असेंबली में जाना चाहते हैं एंड हम भी ऑफिसर्स के मेंबर बनना चाहते हैं। Only then they felt would their interest be represented in the government. उन्होंने बोला कि हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तब बनेगा स्टूडेंट्स जब क्या होगा, वुमेन आउटसाइड वर्ल्ड में जाएगी, पॉलिटिकल ऑफिसेस होल्ड करेगी, असेंबली में एंटर करेगी, सीट्स जीतेगी एंड कभी ना कभी गवर्नमेंट भी फॉर्म करेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब गवर्नमेंट में भी वुमेन होंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब उनको सेम राइट्स मिलेंगे मेन के जैसे। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में क्या है, उन्होंने जो स्ट्रगल की उनके रिकॉग्निशन के लिए उसके बारे में बताया। तो एक बार रिवाइज करेंगे क्या किया स्टूडेंट्स, वुमेन ने उनके सफरेंस को एंड करने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, 60 वुमेन्स क्लब बने, उसमें से एक जो है वो SRRW है। एंड SRRW ने क्या डिमांड किया सबसे बड़ा, कि सेम पॉलिटिकल राइट्स मिले एज दैट ऑफ मेन। पॉलिटिकल मतलब वोटिंग राइट्स, पॉलिटिक्स मतलब वोटिंग ही होता है। तो वुमेन बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बता दिया उनको, पैसिव बता दिया, बराबर। उन्होंने डिमांड रख दी कि हमें राइट टू वोट दो, हमें असेंबली में इलेक्ट होना है, मतलब हमें क्या होना है, यहाँ पर मिनिस्टर बनना है एंड हमें पॉलिटिकल ऑफिसर्स का हेड भी बनना है। सो उन्होंने बोला कि तभी ही अगर हमें ये सब पोजीशंस मिलेगी तभी क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा इंटरेस्ट, मतलब हम जो सफर कर रहे हैं ना उसका सोल्यूशन मिलेगा हमें, वरना हमें कोई देखेगा ही नहीं, हमें बोलेगा अरे इनका तो क्या लाइफ, इनको छोड़ दो ऐसे। तो अगर हम अच्छी पोजीशंस पे रहेंगे तो ही हम हमारे वुमेन के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखते हैं आगे इनके लिए कुछ अच्छा होता है कि नहीं, ये तो हम बोलेंगे कि राज का राज है। What role did government play during revolutionary years? अब revolutionary years में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रहा है, करेगा कि नहीं कुछ? मेरे ख्याल से तो करना चाहिए ना। Yes, select. In the early years, the government, revolutionary government, what is revolutionary government? जो revolution फेज चल रहा है ना वो टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसको revolutionary बोलता है, बराबर स्टूडेंट्स।
मतलब जो रेवोल्यूशन चल रहा है, समझो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है, तो वो टाइम पे जो गवर्नमेंट बैठी रहेगी वहां पर बराबर, उसको रेवोल्यूशनरी बोलते हैं। तो क्या किया स्टूडेंट्स यहाँ पर, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में लॉ इंट्रोड्यूस किए, जिससे क्या हो सकता है, वुमेन की लाइफ अच्छी हो सकती है। क्या किया देखते हैं। पहले तो क्या कर दिया पता है, स्कूल्स बना दिए एंड स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया सब गर्ल्स के लिए, ताकि गर्ल्स को एजुकेशन मिले बराबर। एंड ये सिर्फ नोबल्स की गर्ल नहीं, सब गर्ल्स के लिए अलाउड था कि स्कूलिंग जाना है आपको, एंड इट इज मोर देन कंपलसरी। So together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for girls. बराबर, मतलब अभी हर जगह पे स्कूल सेटअप की एंड कंपलसरी कर दिया। अब स्टूडेंट्स पहले क्या होता था, फादर्स जो है डॉटर के, वो उनको फोर्स करते थे कि नहीं अब तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुमको शादी करनी पड़ेगी। भले वो डॉटर की इच्छा हो ना हो, वो नहीं समझते थे, लेकिन उसकी शादी करवा देते थे फोर्सफुली बराबर। So their fathers could no longer force them into marriage against their will. लेकिन स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने क्या बना दिया है यहाँ पर, एक ऐसा अग्रीमेंट बनाया, एक ऐसा लॉ बनाया जिससे कोई भी फादर अपनी डॉटर को फोर्स नहीं करेगा किस चीज के लिए, शादी करने के लिए अगेंस्ट देयर विल। इच्छा होगी अगर वो लड़की की तो ही करेगी शादी, वरना नहीं करेगी। तो मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। तो स्टूडेंट्स पहले शादियां होती थी ना, तो देयर वाज नो रिकॉर्ड किसकी शादी हुई, किससे हुई, तो चीटिंग बहुत होती थी, यार अफेयर्स होते थे एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मैरिज को क्या बना दिया, एक लॉ बना दिया कि अगर आप दोनों की शादी हो रहा है तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा बराबर। तो हम देखेंगे हमारे पेरेंट्स जो, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ये कि लड़की लड़का बोल सकते हो कि फ्रीली उसमें एंटर करते हैं एंड एक्सेप्ट करके एक साथ रहते हैं, एंड वो एक लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हो जाता है कि हाँ ये दोनों का थप्पा लग जाता है कि ये दोनों आज से एक साथ रहेंगे। फिर स्टूडेंट्स, डाइवोर्स वाज मेड लीगल। पहले तो सती प्रैक्टिस हुआ करता था पता है, जब हस्बैंड मर जाए एक्सेट्रा, तो वुमेन को भी जाके क्या करना है, उसके वो जो आग रहेगी उसमें जल जाना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर, एंड डाइवोर्स नहीं दे सकते, आपका हस्बैंड कितना भी खराब क्यों ना हो, आप उसको डाइवोर्स नहीं दे सकते, ये सब पहले की बात। तो अभी हम देखेंगे डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड बाय बोथ मेन एंड वुमेन बराबर। अब डाइवोर्स को लीगल बना दिया स्टूडेंट्स, मतलब वुमेन क्या है, अगर वो हरासमेंट फेस करती रहेगी, टॉर्चर फेस करती रहेगी अपने घर पे, शादी होने के बाद जहाँ जा रही है इन लॉज के वहां, तो वो क्या कर सकती है स्टूडेंट्स, डाइवोर्स डिमांड कर सकती है कि उसे वहां पर नहीं रहना है। तो डाइवोर्स लीगल बना दिया एंड वो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, आर्टिस्ट बन सकते हैं एंड कैन इवन रन स्मॉल बिजनेसेस। वुमेन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप जॉब्स के लिए ट्रेन भी हो सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, बिजनेसेस भी चला सकते हैं। अब वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। स्टूडेंट्स देखो, जो उनकी डिमांड थी ना, राइट टू वोट, करेक्ट, वोटिंग राइट्स जो मेन को मिला है वैसे ही उनको मिलना चाहिए, ये कंटिन्यू रहा, ये फुलफिल नहीं हुआ। During the reign of terror, the government issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activity. Students देखना, अब ध्यान रखना, जब जेकबिन क्लब्स जब रूल कर रहे थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, तब उन्होंने क्या किया, एक लॉ ऑर्डर किया एंड उसमें ये बताया कि जितने भी वुमेन क्लब्स बने हैं वो सबको क्या कर दो, बंद करवा दो। तो मैक्सिमिलियन ने बहुत गलत काम किया। मैक्सिमिलियन ने ऑर्डर दे दिया कि वुमेन को अरेस्ट कर दो एंड कुछ वुमेन तो मर भी गए स्टूडेंट यहाँ पर, क्लियर, उन्होंने अपनी बोल सकते हो कि कुर्बानी दे दी कहीं। तो रीन ऑफ टेरर के टाइम पे, वैसे भी वो टेरर का ही बोल सकते हो पीरियड था, तो वो टाइम पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने सारे क्लब्स बंद करवा दिए थे एंड उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी बैन कर दिया, बहुत सारे वुमेन को जेल में डाल दिया स्टूडेंट्स। Women's movements for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. Students, many 200 years तो कुछ भी नहीं है। Recently, एक साल पहले ही सऊदी अरेबिया जो है, ये कंट्री जो है, यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं बोल सकते, लाइसेंस वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अभी अभी अप्रूव हुआ है। सोचो, मतलब वुमेन इतने टाइम तक ड्राइव भी नहीं कर सकते थे, अभी जस्ट रिसेंटली कुछ सम फ्यू इयर्स बैक उनको वोटिंग राइट्स मिला है। वोटिंग राइट्स तो छोड़ो, ड्राइविंग लाइसेंस मिला है कि ड्राइव कर सकते हो। तो देखेंगे तो बहुत अत्याचार हो रहे हैं अभी भी वुमेन पे। तो हम देखेंगे इक्वल वेजेस के लिए या वोटिंग राइट्स के लिए उनकी लड़ाई जो है वो नेक्स्ट 200 इयर्स तक चली है स्टूडेंट्स।
The fight for the vote was carried out through international suffrage movement during the late 19th and early 20th. Early 20 मतलब स्टूडेंट 1900 to 1999 में जब इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है ना, ये वो है करेक्ट। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब वुमेन को वोटिंग राइट्स, तब वो खुश हो गए। तो 200 साल लग गए स्टूडेंट्स इसको। So the example of the political activities of French society, or you can say French women during the revolutionary years, were kept alive as an inspiring memory. तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे ये वुमेन को जो स्टोरी थी, उनका स्ट्रगल था, वो हमारे दिल और दिमाग दोनों में एक मेमोरी बन के रह रहा है। इट वॉज फाइनली 1946, देखो मैंने स्टूडेंट आपको बोला ना 20th सेंचुरी, दैट इज 1900 से लेके 1999, ये पीरियड में ही इनको मिला वोटिंग राइट। तो 1946 में मिला, एक साल पहले, करेक्ट, दैट इज इंडिया के इंडिपेंडेंस के एक साल पहले। फाइनली 1946 वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट, बिकॉज ये टाइम पे ही अडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में सारे लोगों को अबव सम इयर्स का लिमिटेशन दे हैव राइट टू वोट। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ गया होगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ 4 पॉइंट से ऊपर के आपको वही याद रखना है। तो कौन से गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया था रेवोल्यूशनरी ईयर्स में, रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या था, स्कूल सेटअप किए एंड गर्ल्स के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया। फिर उनके फादर्स जो है दे कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। सिविल लॉ के अंडर रजिस्टर होना चाहिए वो मैरिज। डाइवोर्स लीगल कर दिया स्टूडेंट्स, दोनों मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन जो है अभी जॉब्स के लिए ट्रेन हो सकती है, आर्टिस्ट बन सकती है, स्मॉल बिजनेसेस भी स्टार्ट कर सकती है, बराबर। ना वुमेन स्ट्रगल जो है पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो अभी भी चलता रहा। 1946 में वुमेन को राइट टू वोट मिला फ्रांस में, समझ गए आप। फिर हमने देखा रीन ऑफ टेरर के टाइम पे बोल सकते हो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या कर दिया था, वुमेन क्लब्स को बंद करवा दिया था, बराबर। उनको ना वोटिंग राइट्स मिलता था। तो ये जो दो डिमांड है वोटिंग राइट्स की एंड इक्वल वेजेस, वो बहुत टाइम तक स्टूडेंट्स करते रहे, 200 इयर्स तक कंटिन्यू रहे। फाइनली जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ही आया तब हम देखेंगे उनको वोटिंग राइट्स मिला। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। यहाँ पर आप देखोगे वुमेन के बारे में हमने पढ़ा, हाउ डिड दे सफर, व्हाट स्ट्रगल दे डिड, एंड थर्ड व्हाट रोल डिड गवर्नमेंट प्ले during revolutionary years to improve lives of women. So thank you so much.